ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने फंक्शंस देखे, अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या होता है? आपने सुना होगा कि कोई कहता है भाई मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, और ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। इस पर डिफरेंट टाइप के जो है वो ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप्स जो है वो खोजने का श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है लैंडस्टीनर को। कार्ल लैंडस्टीनर का नाम के एक साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने ये डिस्कवरी करके 1900 में उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप जैसा भी एक कुछ सिस्टम होता है, एबीओ ग्रुप जो सिस्टम होता है इसको कहते हैं एबीओ ग्रुप। तो ये जो सिस्टम था एबीओ ग्रुपिंग का, ये कार्ल लैंडस्टीनर की देन है, और इन्होंने ही जो है डिफरेंट, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तब इन्हें पता चला कि डिफरेंट लोगों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, और इस प्रकार 1900 में इन्होंने बताया कि एबीओ ग्रुपिंग करके ये ग्रुपिंग जो है इन्होंने करी थी। तो क्या हुआ कि लैंडस्टीनर ने देखा कि जो है जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उस वक्त भी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते थे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहे होंगे, तब उन्होंने देखा कि कई बार तो ट्रांसफ्यूजन जो होते थे वो सफल होते थे, लेकिन कई बार ट्रांसफ्यूजन सफल नहीं होते थे और जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। तो क्या हुआ कि फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ये उन्होंने जब प्रयोग किए डिफरेंट, तब उन्हें पता चला कि क्या होता है कि आरबीसी की जो सरफेस होती है, आरबीसी की सरफेस पे जो है एंटीजन रहता है, सरफेस एंटीजन जिसे कहते हैं, और इस सरफेस एंटीजन के कारण ही डिफरेंट ब्लड ग्रुपिंग होती है। एज ही लिख रही हूँ मैं एंटीजन को, ठीक है, तो सरफेस एंटीजन कहते हैं जिसे, और ये जो है एंटीजन होते हैं 3 प्रकार के, ए, बी और ओ। और ये जो सरफेस एंटीजन है ये कैसे किसी व्यक्ति में कैसे बन जाता है, तो ये जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है, और इसको जो है इसके लिए आई जीन को जो है क्रेडिट जाता है। हमारी बॉडी में आई करके जो जीन्स रहते हैं, आई जीन, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड ग्रुप के, और उसके 3 एलिल्स होते हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। तो ये जो तीनों एलिल्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। जैसे कि सपोज आई ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, आई ओ है तो ब्लड ग्रुप आई ओ हो सकता है, और यदि आई ए और बी दोनों है तो ए बी हो सकता है, और यदि ओ है तो ओ हो सकता है। ठीक है, ओके, तो इन दिस वे ये जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुपिंग के लिए। ठीक, तो उन्होंने जो हमारे कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने 2 लॉ बताए। उन्होंने ये लॉ बताया कि यदि कोई एंटीजन ए, बी और ओ, ये एंटीजन है, सरफेस एंटीजन कहा गया है इन्हें, तो यदि कोई एंटीजन प्रेजेंट रहता है आरबीसीज पे तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इन्होंने ये बताया था कि भाई हमारी जो आरबीसीज रहती हैं उसकी सरफेस पे एक एंटीजन होता है जो हमें डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। वो एंटीजन हो सकता है ए, बी या ओ। तो क्या होता है कि उन्होंने ये भी पता लगाया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जिन लोगों में कोई एंटीजन नहीं होता तो उसकी एंटीबॉडी होती है, उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। मतलब कि जैसे एंटी ए है, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी होगी ए, एंटी बी और कोई एंटीबॉडी नहीं होगी तो उसको कहेंगे ओ। ठीक है, तो ये इन्होंने पता लगाया कि भाई जैसे एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, वैसे ही एंटीबॉडी ए होती है और एंटीबॉडी बी होती है। तब उन्होंने ये कहा कि यदि किसी, फर्स्ट लॉ तो ये था कि यदि कोई सरफेस एंटीजन मौजूद रहता है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होनी चाहिए। मतलब कि यदि कोई
किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी ए एब्सेंट रहेंगी। ठीक है, ये माइनस का जो है इट डिनोट्स एब्सेंट। तो यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी ए एब्सेंट रहेगी। लेकिन उन्होंने दूसरा लॉ ये बताया कि यदि किसी सरफेस एंटीजन नहीं है, ठीक है, किसी पर्सन में कोई सरफेस एंटीजन नहीं है तो उसमें उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ बताया कि यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए, और दूसरे लॉ के मुताबिक उसमें एंटीबॉडी बी होनी चाहिए। समझ में आया आपको? उनका ये मतलब था कि यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए मिले तो उनकी रिएक्शन होगी और क्लॉटिंग हो सकती है। तो ये फंडा जो है ट्रांसफ्यूजन में काम आया कि भाई किसी का ब्लड ग्रुप ए हुआ तो उसे ब्लड ग्रुप ए वाला ही ब्लड देंगे, या फिर वो ब्लड दे सकते हैं जिसमें कि एंटीबॉडी नहीं हो, और वो ब्लड ग्रुप होता है ओ पॉजिटिव। तो मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ सारे डिफरेंशिएट कि कौन सा ब्लड ग्रुप हो तो कौन सी एंटीबॉडी होगी। और ठीक है, सपोज एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, और ब्लड ग्रुप ए में जो है एंटीजन ओके, तो ब्लड ग्रुप ए यदि होता है तो उसमें होगा एंटीजन ए और उसमें होगी एंटीबॉडी बी। ओके, एंटीबॉडी बी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी ए होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, और यदि ब्लड ग्रुप हुआ बी तो उसमें एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी होगी ए। यदि ब्लड ग्रुप हुआ ओ, इसका मतलब है नो एंटीजन और बोथ एंटीबॉडी। यदि ए भी ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब है बोथ एंटीजन एंड नो एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? यदि ए है तो सिंपल है कि ए एंटीजन मौजूद है। ठीक है, ए एंटीजन मौजूद है लेकिन एंटीबॉडी है बी। यदि बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन है बी और एंटीबॉडी है ए। अब ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी बोथ रहती हैं। यदि ए भी ब्लड ग्रुप है तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, बोथ एंटीजन होते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार जो है लेंस्टीनर ने पता लगाया कि भाई डिफरेंट कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई 3 ब्लड ग्रुप होते हैं, मेन 3 होते हैं, और ए बी ओ और एक और है ए बी। इस प्रकार उन्होंने 4 ब्लड ग्रुप बताए कि ये मेन 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। यदि ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए मिलता है और एंटीबॉडी बी मिलती है। यदि बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी मिलता है और एंटीबॉडी ए मिलती है। यदि ओ ब्लड ग्रुप है तो उसमें दोनों एंटीबॉडी होती है ए और बी, लेकिन एंटीजन नहीं होता। चौथा जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें एंटीजन दोनों होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, अब पता कैसे लगाया उन्होंने? तो उन्होंने पता लगाया कि जब ब्लड ग्रुप ए था तो जब उन्होंने उसमें एंटीबॉडी बी डाली, एंटीबॉडी ए डाली, agglutinated by एंटीबॉडी बी। ठीक है, तो वो जो है चारों ब्लड में से ए वाला जो है इससे
एग्लूटिनेट हो गया, ठीक है। जब बी ग्रुप वाले ब्लड में उन्होंने ए एंटीबॉडी डाली तो वो जो है एग्लूटिनेट हुआ। जो ए बी वाला था वो दोनों एंटीबॉडी से एग्लूटिनेट हुआ, ठीक। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों से वो एग्लूटिनेट हुआ, लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप था वो किसी से एग्लूटिनेट नहीं हुआ, नॉट एग्लूटिनेटेड, ठीक है, नॉट एग्लूटिनेटेड। इन दिस वे जो है हमारे पास ये एंटीबॉडीज मौजूद रहती हैं और जब ब्लड टेस्ट किया जाता है वो इसी प्रकार किया जाता है। तो 4 जो है टेस्ट के लिए रहते हैं, उसमें से जो है ब्लड में से यदि एंटीबॉडी बी डाली और वो एग्लूटिनेट हो गया, दैट मीन्स कि ए ब्लड ग्रुप है। फिर दूसरे में यदि एंटीबॉडी ए डाली और वो एग्लूटिनेट हो गया, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप बी है। अब यदि दोनों एंटीबॉडी डालने से जो है एग्लूटिनेट हो रहा है ब्लड सैंपल, दैट मीन्स ए बी ब्लड ग्रुप है, और किसी से भी एग्लूटिनेट ना हो रहा है, न तो ए से न बी से, दैट मीन्स ओ ब्लड ग्रुप है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है, तो वो रिएक्ट कैसे करेगा? इसलिए ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो किसी से एग्लूटिनेट नहीं होता। यही कारण है कि ओ ब्लड ग्रुप को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, ठीक है। रेसिपिएंट और डोनर मतलब, डोनर मतलब देने वाला। तो जब किसी को ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, ब्लड देने की ज़रूरत होती है, बहुत ब्लड लॉस हो गया किसी पेशेंट का और उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ रहा है, तो तब ये देखा जाता है कि भाई कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो ये इस जो फंडे से जो है पता लगा कि भाई ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, और इसलिए जब वो किसी को देगा ब्लड, उसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए जब वो किसी को ब्लड देगा, ट्रांसफ्यूज होगा उसका ब्लड, तो उसकी रिएक्शन नहीं होगी उस पेशेंट के ब्लड से। इसलिए ये जो है ओ ब्लड ग्रुप वाला बाकी दोनों को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए उसे कहा गया यूनिवर्सल डोनर। अब क्या हुआ कि जो ए बी ब्लड ग्रुप था उसमें जो है कोई एंटीबॉडी नहीं थी। कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण वो जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, इसलिए वो किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए उसे कहा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, रिसीव करने वाला, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। तो ये फंडा जो है, जब ये एबीओ ग्रुपिंग दी गई तब ये जो फंडा सामने आया यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट का। बट प्रैक्टिकली जो ये फंडा है ये वर्क नहीं है, वर्किंग में नहीं है। ये क्यों वर्किंग में नहीं है ये मैं आपको फर्दर बताती हूँ। एक और फैक्टर जो है रेसस और RH फैक्टर जो है उसके कारण जो है दिस फंडा इज नॉट इन वर्किंग, नॉट प्रैक्टिकली गुड, ओके, ठीक है। तो दिस इज द एबीओ ग्रुपिंग, आई थिंक दिस इज इनफ, ठीक है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है ब्लड ग्रुपिंग में, कि एबीओ ग्रुपिंग कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था और उन्होंने जो है ये बताया, 2 लॉ दिए इन्होंने कि यदि सरफेस एंटीजन मौजूद है तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मौजूद नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई एंटीबॉडी मौजूद है तो उसका यदि एंटीजन है तो एंटीबॉडी उसकी करस्पॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई एंटीजन नहीं है मौजूद तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 लॉ उन्होंने दिए, ठीक। ये ग्रुपिंग है, ये टेस्टिंग जो है इस प्रकार की जाती है। अब एक फैक्टर जो है RH फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अब आपको बताती हूँ, ठीक है। RH फैक्टर क्या होता है? ठीक है, आपने सुना होगा कि कोई बोलता है कि भाई मेरा
ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, या कोई बोलता है मेरा नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव फैक्टर जो है, नेगेटिव कैसे पता करते हैं? तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940, इतने सालों की रिसर्च के बाद 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने ये खोज की कि भाई कुछ RH फैक्टर जैसा भी होता है। ये RH फैक्टर क्या होता है? तो कार्ल ने और वीनर ने ये टेस्ट किया। एक ये जो टेस्ट था वो रेसस नाम की मंकी जो है, रेसस उसका नाम है, उस मंकी का बॉटनिकल नेम। तो उस रेसस मंकी पे उन्होंने टेस्ट किया और इस रेसस के कारण इस फैक्टर को RH नाम दिया गया। तो रेसस मंकी पे उन्होंने क्या किया कि रेसस मंकी का जो ब्लड था वो उन्होंने जो है रैबिट को दिया और उसको इम्यूनाइज किया उस ब्लड से। यही ब्लड जो है उन्होंने गिनी पिग को दिया और गिनी पिग के जो ब्लड में थी उस रेसस मंकी के ब्लड के कारण कुछ एंटीबॉडी फॉर्म हुई, ये उन्होंने देखा। तो उन्होंने ये पता लगाया कि कुछ एंटीबॉडीज जो है, कुछ फैक्टर जो है वो कुछ ब्लड में होते हैं और कुछ में नहीं होते। तो यही रेसस मंकी के ब्लड में जो फैक्टर पाया गया, जो एंटीबॉडी पाई गई, उसको कहा गया रेसस RH फैक्टर। ठीक है, अब ये RH फैक्टर जो ह्यूमंस में था तो ह्यूमन में भी मिला और जिसमें होता है RH फैक्टर उसको उन्होंने कहा पॉजिटिव और जिसमें नहीं होता उनको उन्होंने कहा नेगेटिव। ठीक है, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप यदि A है, ठीक है, ये सिस्टम उसमें है लेकिन RH फैक्टर उसमें है तो उसको कहा गया A पॉजिटिव। यदि उसमें RH फैक्टर नहीं है तो उसको कहा गया RH नेगेटिव। तो ये जो RH फैक्टर होता है ये डोमिनेंट होता है नेगेटिव पे, और यदि RH पॉजिटिव का ब्लड यदि नेगेटिव को दिया जाए तो उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो सकती है और उसके कारण क्लॉट फॉर्म हो सकता है, एग्लूटिनेशन जो है वो हो सकता है। तो इस प्रकार ये RH फैक्टर जो होता है ये इस प्रकार इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, RH फैक्टर जो है ये क्या होता है, कई बार क्या होता है कि यदि मदर जो है नेगेटिव ब्लड की हो और फादर जो है पॉजिटिव ब्लड के हों तो उनसे जो बोर्न बेबी होगा, ठीक है, उनसे जो कंसीव्ड बेबी होगा और उसका यदि पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि जब मदर के फीटल सर्कुलेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि फीटल सर्कुलेशन जो होता है मदर से ही रिलेटेड होता है। मदर जो है उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होके और बेबी में जाता है, फिर बेबी में सर्कुलेट होके वापस मदर में जाता है। इस प्रकार सर्कुलेशन होता है बेबी का और मदर के सर्कुलेशन से वो रिलेटेड होता है। तो क्या होता है कि यदि मदर नेगेटिव ब्लड की है, नेगेटिव फैक्टर है, उसमें RH फैक्टर मौजूद नहीं है और नेगेटिव ब्लड है उसका, और बेबी का ब्लड यदि पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ फादर, यदि बेबी का ब्लड पॉजिटिव है तो क्या होता है कि जब ये ब्लड मदर के ब्लड से कांटेक्ट में आता है तो मदर के ब्लड में इस फैक्टर के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। और क्या होता है कि मैनी अ टाइम जो फर्स्ट बोर्न बेबी रहता है उसको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यदि सेकंड बेबी जब होता है, सेकंड बेबी जब वूम में रहता है, यूटरस में रहता है, तो चूंकि मदर में ऑलरेडी वो एंटीबॉडी है और यदि अगेन बेबी पॉजिटिव ब्लड का है तो वो जो मदर के अंदर जो है, मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडी फॉर्म हो गई हैं तो वो बेबी के ब्लड से रिएक्ट कर सकती हैं और उसके कारण बेबी को बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसको कि कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्या होता है कि जो एंटीबॉडी बनी है वो बेबी के आरबीसीज को नष्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस
एंटीबॉडी जो फॉर्म हुई है। ठीक है, ठीक है। तो इस जो कंडीशन होती है उसको कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। क्या होता है कि जो बेबी है, चूंकि मदर के अंदर एंटीबॉडी है अगेंस्ट RH फैक्टर, और बेबी में जो मौजूद है RH फैक्टर, उसके अगेंस्ट जो है उसकी इरिथ्रोसाइट्स को मदर की एंटीबॉडी अटैक कर सकती हैं और बच्चे की जो RBCs हैं वो नष्ट हो सकती हैं, और बेबी जो है वो उसकी सारी इरिथ्रोसाइट नष्ट होने के कारण सेल में अंडरगो हाइपोक्सिया और उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है बच्चे को, और उसको जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, और बच्चे की डेथ हो सकती है वोम में। तो दिस इज द फैक्टर व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसलिए कहते हैं कि भाई बिफोर मैरिज जो है हमें ये बायोडेटा जो है, बायोलॉजिकल बायोडेटा भी देखना चाहिए कि जो गर्ल है उसका क्या ब्लड ग्रुप है, जो बॉय है उसका क्या ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पे उसका जो फर्क है वो यहाँ पड़ता है कि जो बोर्न बेबी है उसके ब्लड ग्रुप से मदर के ब्लड ग्रुप का काफ़ी कुछ रिलेशन है, क्योंकि जो बेबी रहेगा ऑफकोर्स मदर के वुम में ही रहेगा, और उनकी एक दूसरे की जो ब्लड की कंडीशन है दैट विल अफेक्ट ईच अदर। तो दिस इज द रीज़न RH फैक्टर का यहाँ पे एप्लीकेशन है। और मैंने आपको बताया कि यदि मौजूद रहता है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव, और यदि नहीं रहता तो उसको कहते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट क्या होता है? ठीक है, क्लॉट मतलब कि जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है, हमारे ब्लड वेसल्स में एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो है जहाँ चोट लगती है, जहाँ वुंड होता है, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड का एक थक्का जम जाता है, ब्लड वहाँ थिक होके और फिर ड्राई हो जाता है वहाँ पे, और उससे जो है वहाँ पे ब्लड लॉस कम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसको कहते हैं क्लॉट फॉर्मेशन। तो अब ये क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। तो जब भी कहीं पे इंजरी होती है तो उसके कारण क्या होता है, ब्लड वेसल्स में भी इंजरी होती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड वेसल्स में ये फिनोमिना है कि जैसे ही इंजरी हुई और फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं ब्लड वेसल्स के, वो जब एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट में आते हैं और प्लेटलेट्स जो है उनके कांटेक्ट में आती हैं, तो क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज्ड। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स होती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जिसे कहते हैं, थ्रोम्बोसिस जो है, प्लेटलेट्स जो है वो इकट्ठी होने लगती हैं। प्लेटलेट जो है ये एक फिनोमिना है कि वहां पे चोट लगी, ठीक है, तो कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होते हैं जो कि प्लेटलेट्स को भी वहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं इंजरी के साइट्स पे, और कोलेजन फाइबर्स भी चूंकि एक्सपोज होते हैं तो वो भी प्लेटलेट को वहाँ पे लाने में सहायक होते हैं, वो भी प्लेटलेट्स को वहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं, जिससे जो इंजरी रहती है, साइट ऑफ इंजरी, वहाँ पे प्लेटलेट इकट्ठी हो जाती है। इस प्लेटलेट के इकट्ठी होने के कारण क्या होता है कि सबसे पहले जब ये इकट्ठी होने लगती है, एक दूसरे से चिपकने लगती हैं, तो ये वेसल्स को या कैपिलरीज जो रहती हैं उनको ब्लॉक करने लगती हैं। तो इस प्रकार ये फर्स्ट काम ये करती हैं कि उनको ब्लॉक करने से थोड़ा बहुत जो है वो प्रिवेंट होता है ब्लड लॉस। दूसरा क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्रेक होने लगती हैं, और जब ये ब्रेक होती हैं तो ये दो सब्सटेंस रिलीज करती हैं। एक तो होता है सेरोटोनिन और एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेरोटोनिन और एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन।
प्लास्टिन। तो इसमें जो सेरोटोनिन रहता है वो क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स रहती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्लड वेसल। अब जब ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ऑफ कोर्स उससे थोड़ा फ्लो कम होगा ब्लड का, ठीक है। तो सेरोटोनिन करता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम, इसको कहते हैं वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसो मतलब कि वेसल और कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये क्या करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है, प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है अपना थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, कैटालाइजिंग का काम करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिनेज को प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है और प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन ऑलरेडी हमारे जो प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन जो रहता है हमारा प्रोटीन रहता है और ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन बनाता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन जो फाइब्रिनोजिन रहता है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कराता है, ठीक है। ये जो रहता है थ्रोम्बिन ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के रूप में काम करता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला। तो फाइब्रिन जो है, फाइब्रिनोजिन जो है वो प्रोटीन है, तो ये इसको तोड़ के और इसको फाइब्रिन मोनोमर्स बना देता है। दीज आर मोनोमर्स। तो जो फाइब्रिनोजिन रहता है वो प्लाज्मा में सोल्यूबल रहता है, लेकिन जो फाइब्रिन रहता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे जो है गैदर हो जाते हैं इंजरी की साइट पे और उसकी वजह से जो है वहाँ पे क्लॉट बनने लगता है। इस फाइब्रिन के नेटवर्क में जो है इट फॉर्म्स द नेटवर्क, फाइब्रिन जो है वो नेटवर्क फॉर्म करती है और इस नेटवर्क में जो है सारी सेल्स फंसने लगती हैं, ठीक है। और फंसने के कारण वहाँ पे जो है एक वो ऐसा जाल बना देती है जिसमें वो सेल्स फंसने लगती हैं और फर्दर जो है ब्लड लॉस नहीं होता। दूसरा जो है एक और फैक्टर ये है, ठीक है, एक और फैक्टर ये है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती हैं, प्लेटलेट्स क्या करती हैं, मायोसिन और एक्टिन जो दो प्रोटीन रहते हैं हमारे टिश्यूज में, मायोसिन और एक्टिन, इनको क्या करती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बना देती हैं और उसके कारण जो है कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस बना देती है इसको, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस। और उसके कारण जो है जो क्लॉट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और स्टिक हो जाता है। ठीक है, इसके कारण जो क्लॉट है वो और कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है और वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, थोड़ा सा जो है वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण, ठीक है। तो इन दिस वे क्लॉट बनता है। अब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी कि इसमें स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है
दिस इज फर्स्ट स्टेप, okay, this is step number 2nd and this is step 3rd. ठीक है, फिर से हम समझेंगे कि सपोज कहीं इंजरी हुई, कट गया, ठीक है, स्किन में कट गया, हमें कट लग गया, वहां पे जो ब्लड वेसल्स है उससे खून बहने लगा, ब्लड वेसल्स भी इंज्योर हुई, ठीक है, इंजुरी हुई ब्लड वेसल की भी, ब्लड वेसल इंजुरी होने के कारण ब्लड जो है वेसल्स जैसे कि ये है हमारी वेसल्स है, इसमें कट लग गया, तो इसके जो कोलेजन फाइबर्स रहते हैं वॉल में, मसल्स की वॉल में जो है हमने देखी थी, उसमें फाइबर्स रहते हैं बहुत सारे। आप याद कीजिए स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था आर्टरी का, तो उसमें जो मसल आर्टरी की वॉल रहती है उसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, कोलेजन फाइबर्स रहते हैं, तो वो कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज होते हैं और वो प्लेटलेट को बुलाते हैं वहाँ पे, उसके कारण प्लेटलेट इकट्ठी होने लगती हैं और प्लेटलेट जो है ब्रेक होने लगती हैं और वो दो जो है वो सब्सटेंसेस रिलीज करती है, एक को कहा गया थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक को कहा गया सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो दो काम करता है, सबसे पहले जो है वो हिपेरिन जो है वो एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट जो कि कोएगुलेंट नहीं होने देता, ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होने देता, जब जो है नॉन स्टॉप फ्लोइंग होती रहती है ब्लड की बिकॉज ऑफ दिस हेपेरिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले चोट लगने पे थ्रोम्बोप्लास्टिन जब सिक्रीट करती हैं प्लेटलेट्स ब्रेक डाउन होके, तो ये हेपेरिन को इनहिबिट करता है, जिसके कारण हिपेरिन इनहिबिट हो जाता है और वो क्लॉट बनने देता है। फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, कैटालाइज करता है। प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। फिर ये जो थ्रोम्बिन होता है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के रूप में काम करता है और फाइब्रिन नोजेन जो है प्लाज्मीन नामक एंजाइम की उपस्थिति में फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिन मोनोमर्स बनाता है जो कि इनसोल्यूबल होते हैं और वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नेटवर्क फॉर्म करते हैं और ये जो नेटवर्क होता है इसमें हमारी कार्पसल्स फंस जाती हैं और क्लॉट बनाती हैं। साथ ही प्लेटलेट एक्टिन और मायोसिन नाम के दो प्रोटीन जो हमारे मसल्स में रहते हैं, हमारे टिश्यूज में रहते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस में कन्वर्ट करता है और जो कि क्लॉट को जो है वो थोड़ा अडहेर बनाता है, जो है थिक बनाता है। ठीक है, इससे क्लॉट जो है वो सख्त और थिक हो जाता है, हार्ड और थिक हो जाता है। इस प्रकार हमारी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन होता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्टर आप याद रखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन एंड फाइब्रिन। तो इस प्रकार ये हमारे जो है क्लॉट फॉर्मेशन में काम करते हैं। अब एक फैक्टर है विटामिन के। तो विटामिन के जो है हमारे क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लिवर में थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है उसके लिए विटामिन के जो है बहुत ज़रूरी है। इसलिए विटामिन के की यदि कमी है किसी व्यक्ति को तो उसको जो क्लॉटिंग टाइम है, एक क्लॉटिंग टाइम करके एक टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट करने से पता चलता है कि क्लॉटिंग टाइम नेचुरल है या फिर एबनॉर्मल है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो यदि एबनॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है, क्लॉट बनने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को विटामिन के की कमी हो। तो विटामिन के जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। ठीक है, एक और चीज़ है कि जैसे कि हिपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट इसको बोलते हैं। इसके अलावा सोडियम ऑक्जेलेट एक एंटीकोएगुलेंट है, लेकिन जो हिपेरिन है वो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। एक और नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, उसका नाम है हिरुडीन। हिरुडीन जो है वो हमारी
लीच में पाया जाता है, और लीच इसके द्वारा जो है जब वो सक करती है ब्लड तो वो हीरोडिन सिक्रीट करती जाती है, जिससे कि ब्लड का क्लॉटिंग ना बने और कंटिन्यू उसको ब्लड मिले। जिस पे भी वो लीच जो है अपने फीड करती है खुद को, तो वहाँ पे वो हीरोडिन सिक्रीट करती जाती है, जिसके कारण कोएगुलेंट नहीं होता ब्लड, क्लॉट नहीं होता और उसको कंटिन्यू ब्लड की सप्लाई बनी रहती है। ठीक है, तो दिस इज द नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। और सोडियम ऑक्सैलेट जो है वो आर्टिफिशियल कोएगुलेंट है जिसे यूज किया जाता है। और ठीक है, दिस इज द क्लॉटिंग मैकेनिज्म आई थिंक। ओके, वन फैक्टर इज थ्रोम्बोसिस। व्हाट इज थ्रोम्बोसिस? क्या होता है कि वैसे तो है हमारी जो बॉडी में इंजरी होती है तब ही जो है क्लॉट बनता है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे इंटरनली जो है क्लॉट बनने लगता है किसी वजह से, और उस क्लॉट के को जो है हम कहते हैं थ्रोम्बस, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं थ्रोम्बोसिस। लेकिन ये जो है बहुत लाइफ को जो है वो हो सकता है लीथल हो सकता है, हमारी लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है थ्रोम्बोसिस, क्योंकि ये जो थ्रोम्बस बन जाता है वो फिर यदि वहाँ से फ्लो होने लगे टूट के, यदि क्लॉट जो है वहाँ जो बन गया वो यदि टूट के ब्लड में फ्लो होने लगे तो वो किसी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है और किसी ऑर्गन में जो है सप्लाई, ब्लड सप्लाई को रोक सकता है, और इस प्रकार वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुकने के कारण डेथ हो सकती है टिश्यूज़ की। तो ये थ्रोम्बोसिस जो है यदि हो किसी पर्सन में तो ये बहुत हार्मफुल हो सकती है। तो थ्रोम्बोसिस मतलब कि यदि बिना इंजरी हुए ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बस बन गया है, क्लॉट बन गया है, तो उसको कहा थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ओके ओके। तो जो हमारी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स जिन्हें कहते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, तो ये जो है फॉर्म कैसे होती हैं? तो इसको कहते हैं हीमोपोएसिस। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके फॉर्मेशन, उनके प्रोडक्शन को कहते हैं हीमोपोएसिस। और ये हीमोपोएसिस जो है डिफरेंट ऑर्गन में होती है, लेकिन हमारे जो बोन मैरो रहता है उसमें एक बहुत प्राइमरी सेल होती है जिसे कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, क्या होता है कि ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है, इसे स्टेम सेल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि इस स्टेम सेल से डिफरेंट दूसरी सेल्स जो हैं वो जन्म लेती हैं। क्या होता है कि ये सेल्स बाद में रीजनरेट होके, मॉडिफाई होके डिफरेंट सेल्स बनाती हैं, और इसलिए इसको स्टेम सेल्स कहा गया है। इसकी एक होती है लिम्फोइड सेल्स और एक होती है माइलॉइड सेल्स। लिम्फोइड सेल्स बनाती है लिम्फोसाइट्स और माइलॉइड सेल्स बनाती हैं आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। तो इस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो रहती हैं, ये बेबी जो रहता है, फीटस जो रहता है, बच्चा जो रहता है माँ के वुम्ब में, यूटेरस में, उसके जो बोन मैरो रहता है, उसकी बोन्स में जो मैरो रहता है, उससे ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो हैं उसमें रहती हैं, और उसमें ये दो सेल्स रहती हैं, लिम्फोइड सेल्स और माइलॉइड सेल्स। और लिम्फोइड सेल से लिम्फोसाइट्स बनती हैं, माइलॉइड से आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स बनती हैं। ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आपने देखा होगा कि स्टेम सेल्स जो हैं उसको कलेक्ट करके रख रहे हैं। जो बच्चा रहता है छोटा बहुत वुम्ब में, उसके कुछ स्टेम सेल्स निकाल के और उसे प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो वो कहाँ हेल्प करती है कि यदि किसी को कैंसर है,
ठीक है। और उसका जो बोन मैरो में से जो सेल का फॉर्मेशन होना चाहिए वो सही नहीं हो रहा है, बहुत एक्सेस में हो रहा है, लेकिन जो नॉर्मल सेल्स फॉर्मेशन होना चाहिए वो यदि नहीं हो रहा है, और उसमें यदि ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को यदि ट्रांसफ्यूज किया जाए उसके बोन मैरो में, तो as few as 30 cells, 30 स्टेम सेल्स जो हैं कैन फिल द मैरो। ठीक है, फिल द मैरो मतलब यदि 30 सेल्स भी हैं स्टेम सेल्स, तो पूरे बोन मैरो में जो है उसमें वो ग्रो कर जाती हैं और उसमें से ये सेल्स जो है वो बनने लगती हैं। तो इस प्रकार प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का इम्पोर्टेंस ये है कि अभी बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं जिससे देखा जा रहा है कि ये स्टेम सेल्स को यदि कोई ऑर्गन लॉस हो गया, यदि ब्लड कैंसर है, यदि माइलॉइड कैंसर है, कैंसर रिलेटेड टू सेल्स है, ब्लड सेल्स हैं, तो उसमें यदि कोई कैंसर है, यदि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है, तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए इस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को यूज किया जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को इसलिए इतना जोर दे रही हूँ कि इसका जो है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, ओके, ठीक है। तो 30 जो है एज फ्यू एज 30 सेल्स जो हैं बोन मैरो को फिर से रीजनरेट कर सकती हैं और कैंसर में इसका ट्रीटमेंट जो है इससे हो सकता है। इस प्रकार प्लूरिपोटेंट सेल का जो है एक्सपेरिमेंट उस पर चल रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में वी विल गो थ्रू द हार्ट स्ट्रक्चर जो है वो हम पढ़ेंगे, सर्कुलेशन जो है वो कैसा होता है वो आपको मैं बताऊंगी तो नेक्स्ट सेशन में। ओके।